हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विप्रा मलिक। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों की जो CUET एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। देखो, मैंने ये सोचा कि अगर हम लोग चैप्टर वाइज MCQs करते रहेंगे तो ऐसे तो काफ़ी टाइम जाएगा और इतना टाइम आपके एग्ज़ाम के लिए है नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं तीनों सब्जेक्ट्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पिछले साल जितने भी क्वेश्चंस आए थे, वो सारे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। विदाउट PYQ आप लोग आइडिया नहीं लगा पाओगे कि कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की जो हमारी क्लास है वो BST की है। पहले हम लोग BST के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? Managers of this level of management interact with the actual workforce and pass on instructions of the middle level management to the workers. Identify the level of management. तो जो क्वेश्चन है आपका वो लेवल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि जो इस लेवल के, यानी कि जो लेवल आपको आइडेंटिफाई करना है, इस लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं उनका क्या काम होता है, वो जो वर्कफोर्स होती है उस वर्कफोर्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। और जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, अगर वो कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो उनकी सारी इंस्ट्रक्शंस को किसको पास ऑन करते हैं? वर्कर्स को करते हैं। तो आपको बताना है कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। तो ये आपका ऑपरेटिव्स है या सुपरवाइजिंग लेवल मैनेजमेंट है या मिडिल लेवल मैनेजमेंट है या फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट है? कौन सा है? इजी क्वेश्चन है। सुपरवाइजिंग लेवल मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट है, क्योंकि सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट पर जो मैनेजर्स काम करते हैं वही एक्चुअली इंटरेक्ट करते हैं वर्कफोर्स के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वर्ड आपने एक टर्म पढ़ा होगा, केजन। केजन एक जापानीज टर्म है। तो आपसे पूछा है कि केजन का मतलब क्या होता है? चेंज फॉर बेटर और इम्प्रूवमेंट, यानी कि कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ इम्प्रूव करने के लिए चेंज करना, या फिर टारगेट को अचीव करना मिनिमम कॉस्ट पे, या फिर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने पे फोकस करना, या फिर साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट को कंटिन्यूसली यूज़ करना। तो केजन टर्म जो है, जो वर्ड है केजन, उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग होता है कुछ बेटर या इम्प्रूव करने के लिए चेंज लाना, ठीक है। चेंज फॉर बेटर और इम्प्रूवमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेम द पर्सोनल हु डज नॉट वर्क अंडर प्लानिंग इन चार्ज इन फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में दो चीज़ें होती हैं, एक प्लानिंग इन चार्ज होता है और एक होता है आपका ऑपरेशनल इंचार्ज, है ना। क्या होता है? एक ऑपरेशनल इंचार्ज होता है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा है वो जो प्लानिंग इंचार्ज नहीं होता है। दैट मीन्स जो ऑपरेशनल में आएगा वो आपको बताना है यहाँ पर। तो क्या है? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है, या इंस्पेक्टर है, या रूट क्लर्क है, या फिर डिसिप्लिनेरियन है। देखिए, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, रूट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन, ये सब प्लानिंग में ही आते हैं। लेकिन जो इंस्पेक्टर है आपका, गैंग बॉस है, रिपेयर बॉस है, ये सब कहाँ आते हैं? ऑपरेशनल में। तो जो इंस्पेक्टर है वो किससे रिलेटेड है? ऑपरेशनल से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मैनेजमेंट के 3 डायमेंशंस होते हैं, वो बताने हैं। अगर आपने फीचर्स पढ़े हैं तो फीचर्स में ही आता है ये पॉइंट। तो कौन से डायमेंशंस हैं? मल्टी डायमेंशनल होता है ना मैनेजमेंट। तो कौन से डायमेंशंस है? पीपल, ऑपरेशन या एनवायरनमेंट, या वर्क, पीपल और ऑपरेशंस, या एनवायरनमेंट, वर्क एंड पीपल, या फिर ऑपरेशंस, एनवायरनमेंट एंड वर्क। कौन से 3 डायमेंशंस हैं मैनेजमेंट के, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स, जो फीचर्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंस के पॉइंट है या लिमिटेशन के पॉइंट हैं, वो सारे के सारे ही आपको बहुत ध्यान से पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है
वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द जनरल ऑब्जेक्टिव्स बाय टॉप मैनेजमेंट आउटलाइनिंग रिसोर्स एलोकेशन प्रायोरिटीज एंड टेक्स इनटू कंसिडरेशन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कंपटीशन। यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि टॉप मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें इनमें से वो कौन सा ऑब्जेक्टिव है जिसमें क्या होता है कि रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ एलोकेट करना है ये भी ध्यान दिया जाता है, कौन से इश्यूज हैं जिनको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, या जो बिजनेस एनवायरनमेंट है और जो बिजनेस का कंपटीशन है उसको टेक इनटू कंसिडरेशन कौन से ऑब्जेक्टिव में किया जाता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड हैं? ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है, बजट से रिलेटेड है या फिर प्रोग्राम से रिलेटेड है। तो ये किससे रिलेटेड है? आपका स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है। और बजट किससे? कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स से रिलेटेड होता है। बजट आपका प्रोग्राम होता है, एक पूरा सेट ऑफ रूल्स, और ऑब्जेक्टिव्स तो जो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करती है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्ट्रैटेजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, sales forecasting is the basis on which a business firm prepare its annual plan for production and sales। ये एक स्टेटमेंट है, तो इसमें क्या लिखा है? सेल्स फोरकास्टिंग जो होती है वो ज़रूरी होती है और उसी के बेसिस पर जो फर्म होती है, जो बिजनेस फर्म होती है, वो क्या करती है? अपना प्रोडक्शन और सेल्स का जो एनुअल प्लान है ना उसको प्रिपेयर करती है। तो सेल्स फोरकास्टिंग का मतलब है कि इन फ्यूचर हमारी कितनी सेल्स होने वाली है या आने वाले ईयर में हमारी कितनी सेल होने वाली है, दैट इज सेल्स फोरकास्टिंग। तो सेल्स कितनी होगी उसी के बेसिस पर एनुअल प्लान बनाया जाता है प्रोडक्शन और सेल्स का। तो इस सेंटेंस से आपको क्या पता चल रहा है? ये प्लानिंग के कौन से फीचर को हाईलाइट कर रहा है स्टेटमेंट? प्लानिंग इज डायनामिक, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, या प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, या प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। क्या पता चला कि प्लानिंग जो है वो फ्यूचरिस्टिक होती है। भाई देखो, सेल्स फोरकास्टिंग एक तरीके से फ्यूचरिस्टिक ही तो है ना। सेल्स फोरकास्ट करना यानी कि आपकी इन फ्यूचर कितनी सेल होने वाली है, फ्यूचर में आपकी कितनी सेल होगी, तो फ्यूचर के बारे में ही बात हो रही है। तो क्या होता है, क्या हाईलाइट हो रहा है कि जो प्लानिंग होती है वो फ्यूचरिस्टिक होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट रिमूव्स एम्बिग्विटी एंड इंश्योर क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। यानी कि मैनेजमेंट के उस फंक्शन का नाम बताओ जिससे क्या होता है, जिससे जितना भी कन्फ्यूजन है, जितनी भी एम्बिग्विटी होती है वो सब हट जाती है और वर्किंग रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी आती है। तो कौन सा फंक्शन है? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है या फिर स्टाफिंग है? तो कौन सा फंक्शन है? ऑर्गेनाइजिंग है, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में ही सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता है और किसका क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी बताया जाता है। ठीक है, जिससे क्लैरिटी आती है वर्किंग रिलेशनशिप्स में और कन्फ्यूजन दूर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन दैट गिव्स राइज टू अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स अमंग एम्प्लॉयज़। यानी इनमें से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ के बीच में सोशल रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं, या फिर कह सकते हो नेटवर्क एक जो है वो बढ़ता है। कैसे रिलेशनशिप्स का? सोशल रिलेशनशिप्स का। तो फॉर्मल या इनफॉर्मल या फंक्शनल या फिर डिविजनल। क्या होता है? इनफॉर्मल। और इनफॉर्मल को, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है? ग्रेप वाइन भी बोला जाता है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रेप वाइन किसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द वर्कर्स हु आर रिक्रूटेड बाय मीन्स ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। हमें ना यहाँ पे मोड ऑफ रिक्रूटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो वो कौन से वर्कर्स होते हैं जिनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ही रिक्रूट किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है? अंडर विच अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज
स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब्स अवेलेबल। क्या किया जाता है इसमें कि एंटरप्राइज के अंदर ही नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगा दिया जाता है और जिसमें ये बता दिया जाता है कि उनको कौन सी किस टाइप की जॉब की वैकेंसी उनके पास है। तो ऐसे कौन से वर्कर्स होते हैं, कैजुअल कॉलर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स लेबर होते हैं, कैजुअल और बदली वर्कर्स होते हैं, या फिर मैनेजर्स होते हैं। देखो जो कैजुअल कॉलर्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि जिनको जॉब चाहिए होती है वो आके मतलब एंटरप्राइज में क्या करते हैं, अपना एप्लीकेशन सबमिट करवा देते हैं। तो अब ऑर्गेनाइजेशन में जितने बंदे चाहिए होते हैं उनको वो अपॉइंट कर लेते हैं और कुछ जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस रखी होती हैं उनको वो बोल देते हैं कि जब ज़रूरत होगी तब हम आपको बुला लेंगे, है ना। तो जब ऑर्गेनाइजेशन को बाद में ज़रूरत होती है तो फिर वो उनको कॉल कर लेते हैं। तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ कैजुअल कॉलर्स, ठीक है। उसके बाद आपके जो कॉन्ट्रैक्टर्स लेबर होता है, ये किसी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, मतलब एक पर्सन होता है जो कॉन्ट्रैक्टर होता है और वो बहुत सारे लेबरर्स मतलब उससे कनेक्टेड रहते हैं और जहाँ जहाँ पर लेबरर्स की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ वो उनको भेज देता है, ठीक है। मैनेजर्स आप सब लोग जानते ही हो। तो अब आता है हमारा कैजुअल और बदली वर्कर्स। तो ये होते हैं जिनको क्या किया जाता है, जो कैसे रिक्रूट होता है कि एंटरप्राइज के अंदर नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगा होता है जिसमें जॉब्स की अवेलेबिलिटी के बारे में बताया जाता है और उसको देखकर ही ये लोग अप्लाई करते हैं और इनकी रिक्रूटमेंट होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इट रिवील्स द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे मतलब जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनसे कौन सा वो ऑप्शन है जिससे ये रिवील होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं और किस टाइप के एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन में। सिलेक्शन टेस्ट के थ्रू, मेंटल रेवोल्यूशन के थ्रू, वर्कलोड एनालिसिस या वर्कफोर्स एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसको, वर्कफोर्स एनालिसिस। और वर्कलोड एनालिसिस क्या होता है कि कितने और एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। नेम द प्रोसेस बाय विच द एप्टीट्यूड एंड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स आर इंक्रीज्ड। मतलब इनमें से वो कौन सा प्रोसेस है जो किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए जो स्किल्स और एप्टीट्यूड की ज़रूरत होती है उन स्किल्स को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। वो कौन सा प्रोसेस होता है, डेवलपमेंट, एजुकेशन, कोचिंग या ट्रेनिंग। तो ये जब यहाँ पर ये टर्म आया ना, परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए ही कोई स्किल्स हमें चाहिए था तो उसके लिए हमने क्या करनी पड़ती है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक जॉब टर्म आया है इसलिए ये इसका जो आंसर होगा वो ट्रेनिंग होगा। और डेवलपमेंट होता है जब ओवरऑल ग्रोथ किसी की होती है, ठीक है, उससे होता है डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ट्रेनिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which element in the communication process involves converting the message into words and symbols? यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस का वो कौन सा एलिमेंट होता है जिसमें मैसेज को कन्वर्ट किया जाता है वर्ड्स और सिंबल्स में। कौन सा होता है वो एलिमेंट, इनकोडिंग। और जब वर्ड्स और सिंबल्स को वापस मैसेज में कन्वर्ट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, डिकोडिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इंक्लूड्स एक्सेप्ट। यानी इन चार में से कोई तीन तो वो हैं जो कंट्रोलिंग के प्रोसेस हैं और एक कंट्रोलिंग का प्रोसेस नहीं है। तो फर्स्ट क्या है कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना, तो ये तो प्रोसेस है। उसके बाद लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिफाइन करना, तो ये तो प्रोसेस नहीं है। तो इसका मतलब यही आंसर होने वाला है। इसके बाद आगे भी प्रोसेस पढ़ते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करना ये भी एक प्रोसेस है। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करना ये भी एक प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी डिफाइनिंग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ये आपका प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्ड पे भी ध्यान देना, कहाँ पर नोट आया है कहाँ पर नहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडर्न टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। तो इसमें से कौन सी मॉडर्न टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल नहीं है। पर्ट और सीपीएम, रेशो एनालिसिस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तीनों ही मॉडर्न टेक्निक्स हैं मैनेजरियल कंट्रोल की। लेकिन पर्सनल ऑब्जर्वेशन कोई टेक्निक नहीं है, कोई मॉडर्न टेक्निक नहीं है मैनेजरियल कंट्रोल की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
which relationship between planning and controlling is being explained here? प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में कोई रिलेशनशिप होता है तो कौन से ऑप्शन के थ्रू वो एक्सप्लेन हो रहा है यहाँ पे? प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस, कि जो प्लानिंग है वो बिना कंट्रोलिंग के मीनिंगलेस होती है. प्लानिंग इज़ अ प्री रिक्वेजिट फॉर कंट्रोलिंग, यानी कि कंट्रोलिंग से पहले हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है. कंट्रोलिंग बिल्कुल बेकार होती है बिना प्लानिंग के. और प्लानिंग इज़ पर्सपेक्टिव, प्लानिंग में पर्सपेक्टिव होता है और कंट्रोलिंग जो है वो इवैल्यूएटिव होती है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज़ मीनिंगलेस. ठीक है, मतलब कि बिना कंट्रोलिंग के प्लानिंग करने का कोई मतलब नहीं है. ठीक है, अगर आप मेजर ही नहीं कर रहे हो कि आपने कैसा परफॉर्म किया, क्या आपकी परफॉर्मेंस आपके प्लान के हिसाब से थी, तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ कि आपने प्लानिंग किया भी तो, है ना. तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस करेंगे हम लोग. अब बाकी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं 1 से 2 क्लासेस में आपके करवा दूंगी, जो पिछले साल आपके बीएसटी का एग्ज़ाम हुआ था, CUET का. ठीक है, तो चलिए, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा. और ऐसे ही कॉमर्स के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास.